आज के इस वेबिनार में आए हुए समस्त कृषक बंधु मध्य प्रदेश एवं मेरे मध्य प्रदेश के सहकारीगण, इन सभी किसान भाइयों को आज हम इस वेबिनार के द्वारा एक ऐसी फसल जो कि मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में बड़वानी, खरगोन, थार की एक मुख्य फसल, व्यावसायिक फसल, जिसे हम सफेद सोने के नाम से जानते हैं, वो है हमारी कपास। जैन ड्रिप सिंचाई पद्धति से मानसून पूर्व कपास लगाएं और अधिक उत्पादन पाएं। किसान भाई, कपास का जो वनस्पतिक जो नाम है वो है गॉसिपियम, मालवेसी कुल का ये पौधा, जिसमें कि 3 तरह की इसकी स्पीसीज हैं। देशी कपास जिसको हम गॉसिपियम अर्बोरियम, अमेरिकन कपास गॉसिपियम हिरसुटम, और जो अफ्रीकन कपास है वो है गॉसिपियम बार्बाडेंस, जो वरलक्ष्मी आज से बहुत साल पहले एक प्रजाति कपास की थी, जो कि फैलने वाली प्रजाति मानी जाती है। कपास जो है वो हमारे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कपास सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल के रूप में जानी जाती है। और आज से कई वर्ष पहले जब बीटी कपास नहीं था, सिंचाई का साधन बहुत ज्यादा होता नहीं था, उस समय जो कपास कम से कम 70% जो कपास था वो वर्षा पर आधारित था। 30% कपास जिनके पास सिंचाई का साधन होता था वो पाणत पद्धति से कपास का उत्पादन लेते थे, और उसमें हमारे सुंदरेल के शंकरलाल पाटीदार, जोधपुर के जो हमारे श्रीधर पाटीदार है, इस तरह से जो हमारे कुछ कृषक है निमाड़ के, जिन्होंने कपास का अच्छा उत्पादन लिया। कपास का नकदी फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में कपास लगभग 90 लाख हेक्टेयर में लगाया जाता है, और मध्य प्रदेश में यह कपास 5,76,000 हेक्टेयर में कपास की खेती की जाती है। इस वर्ष ये 7 से 7.5 लाख हेक्टेयर में लगाने का इस बार लक्ष्य है, और सिंचित कपास का क्षेत्र लगभग 2% और उत्पादकता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। क्या कारण है किसान भाई कि मध्य प्रदेश में उत्पादकता के कमी के प्रमुख कारण हैं? पहला तो सिंचाई का अभाव, असंतुलित पोषण। हम इसे कपास को हल्की भूमि में लगाना शुरू करते हैं, जैसे पत्थर वाली जमीन है, लाल मिट्टी है, इनमें हमको कपास लगाने से हमें वो उत्पादन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो जमीन में गहरी जाती है। इसीलिए कपास मध्यम काली मिट्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अगर हमने इसको मध्यम काली मिट्टी में लगाया, सारी सस्य तकनीक अपनाई, तो निश्चित रूप से हम कपास का एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला कारण क्या है कि क्यों हमारा कपास का उत्पादन कम है? डेंडू बढ़ने की जो अवस्था रहती है उसमें आवश्यकता अनुसार नमी नहीं होती है, या तो नमी अत्यधिक होती है या कमी बहुत कम होती है। और ऐसी परिस्थिति में किसान जब निमाड़ क्षेत्र में सरदार सरोवर बांध से पानी आना शुरू हुआ, उस समय किसान ने जब पूर्व मानसून कपास जो आखा 30 के बाद किसान जो कपास लगाना शुरू करता है, उस समय सिर्फ पानी आया। उस पानी का सदुपयोग कैसे करना है, ये किसान को जब ड्रिप सिंचाई पद्धति से उसको मालूम पड़ा है कि जब ऐसी सिंचाई पद्धति में लगाऊंगा जिससे कि मुझे पानी जो है वो कम समय में लंबे समय तक, कम दबाव में लंबे समय तक दी जाएगी, ऐसी सिंचाई पद्धति जब हम लगाऊंगा तभी मुझे जो इसका उत्पादन प्राप्त हो सकता है। गर्मी में पानी का वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है। मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ किसान 12 या 1 बजे पानी देते हैं, उस समय वाष्पीकरण 8 या 10 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। इस समय जब उसके पास कोई सिंचाई का साधन नहीं होता है तो बुवाई संभव नहीं हो पाती है। फिर वो किसान वर्षा पर निर्भर रहता है कि जब वर्षा आएगी तब कपास लगाऊंगा। उस परिस्थिति में कपास की वृद्धि भी उसको अच्छी नहीं होती है, बिजली भी कम होती थी। ऐसी परिस्थिति में निमाड़ में किसान कपास से बहुत परेशान होता था, लेकिन आज वो परेशानियां नहीं है। मानसून पूर्व लगाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है?
किसान भाई, मानसून पूर्व लगाने के लिए पानी 14 से 16 घंटे उपलब्ध न होने पर अगर उसके बाद ट्यूबवेल है और अगर वो 1 या 2 घंटे ही चलते हैं और अगर उसके बाद 5 हार्स पावर की मोटर है जो कि 18,000 से 21,000 लीटर पानी देता है, ऐसे पानी में कम से कम 2 एकड़ क्षेत्र में कपास 15 से 25 मई के मध्य जैन ड्रिप सिंचाई पद्धति से लगाया जा सकता है। जैन ड्रिप सिंचाई पद्धति ही क्यों? क्योंकि हम लोग जो सिंचाई पद्धति या जो हम ड्रिप सिंचाई के द्वारा जो हम गुणवत्तापूर्ण हम इसका ध्यान रखते हैं और हमारी जो शस्य विद है वो किसानों को जाकर के समय समय पर बुआई से लेकर के उत्पादन तक पूरी शस्य क्रियाएं देते हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र के अंदर 4,10,000 हेक्टेयर के अंदर टपक सिंचाई से कपास होता है। मध्य प्रदेश में भी 60,000 हेक्टेयर में कपास का उत्पादन ड्रिप सिंचाई के द्वारा किया जा रहा है। संकरित कपास की बुआई में कम से कम पौधों की संख्या 3500 से 4,000 प्रति एकड़ रखी जाती। प्रति पौधा 2 लीटर पानी की आवश्यकता हो। जब कपास आपने लगाते हो किसान भाई, वह समय जब कपास जब तक काकड़ा उग के बाहर नहीं आता है तब तक आपको पानी उसको देना है, लेकिन उसके बाद हमें उसके पानी का समायोजन करना है, उसका शेड्यूलिंग तय करना है कि कितना पानी हमको दे सकते हैं। तभी भी 1 एकड़ के लिए 9,000 से 10,000 लीटर पानी लगेगा और मानसून पूर्व बुआई के लिए इतना पानी पर्याप्त होता है। किसान भाई, अब बात आती है जमीन की। जमीन कैसी होना? सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी जो पिछली रबी की फसल थी वो कटने के बाद उसकी गहरी जुताई करी, मिट्टी परीक्षण करवाया और उसके बाद हम मिट्टी परीक्षण के आधार के ऊपर हम उसका उर्वरक निर्धारण करते हैं और क्या ये जमीन हमारी कपास की उत्पादन के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। पानी तो नहीं जम रहा है खेत में, कहीं अम्लीता क्षारीयता क्षार ज्यादा तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति हमको क्या करना चाहिए? हरी खाद का उपयोग करना चाहिए, ढेंचा है, सण है, उसके बाद में जिप्सम डालना चाहिए जिससे कि हम पीएच को आइडियल पीएच जो कपास के लिए होता है 6.5 से 7.5 का पीएच कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। हमें मिट्टी की संरचना भी सुधारनी। मिट्टी की संरचना कैसे सुधरती? जब हम इसमें आखिरी बखरनी जब हम करते हैं, जब आखिरी बार खेत तैयार करते हैं, उस पर भी हम आ रहे हैं कि हम किस तरीके से मिट्टी की संरचना सुधार सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमको जो तैयारी करना है खेत की, खड़ी और सीधी जुताई करना है, मिट्टी जो अपना जमीन को भुरभुरी करना है, रोटावेटर की मदद से जो बड़े बड़े मिट्टी को ढेपो है वो ढेपना को तोड़ के इतना बारीक करना है कि ड्रिप सिंचाई का पानी हर पौधे तक पहुंच सके, मिट्टी में हवा का आदान प्रदान हो। देखिए जो मिट्टी का जो टेक्सचर है सैंड, सिल्ट, क्ले, ये तो वही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर या संरचना मिट्टी की सुधारी जा सकती है। अच्छी तरह हम खेत की तैयारी से सुधारी जा सकती है, गोबर की खाद डालने से सुधारी जा सकती है, हरी खाद डाल करके हम मिट्टी की संरचना को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। जब हम आखिरी बखरनी करते हैं उसके पहले हमें गोबर का खाद 15 से 20 गाड़ी अच्छी पकी हुई गोबर की खाद उसमें हम लगे तो संभव हो तो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास मिलाएं। संयंत्र की स्थापना करनी है। जब हमने पूरी तैयारी कर ली, हमारे इंजीनियर्स ने डिजाइन बना के दे दिया, तो हमें यंत्र कौन सा लगाना है, कितनी बाय कितनी पे कपास लगाना है, कौन सी वाली ड्रिपर लगानी है, चपटी वाली लगानी है कि गोल वाली लगानी है। जहां पर की रेत, जहां पर की मिट्टी का पीएच मान थोड़ा सा ज्यादा है, नदी किनारे है, तो वहां पर हम चपटी वाली लगाएं, जैन ड्रिप एक्यूरा और टर्बोलाइन जो गोल वाली ड्रिप लगानी है। 16 मिलीमीटर की नली हो, 4 लीटर का प्रवाह और पौधे से पौधे की दूरी या ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी कितनी होना चाहिए, वो इस प्रकार से डिजाइन करके हम देंगे तो कृषक को हम बताएंगे कि आपको अपने खेत में जो ड्रिप सिंचाई का संयंत्र की स्थापना ऐसी करनी है। हमको लगाने के पहले संयंत्र की स्थापना खेत में कर देनी है। अब धीरे धीरे किसान रेस बेड पद्धति से भी कपास लगा रहा है, जिससे खरपतवार कम से कम उगेगी, वाष्पीकरण कम होगा,
और अगर संभव हो तो किसान कपास में मल्चिंग से भी कपास लगा रहा है। इसीलिए हमें ड्रिप सिंचाई के संयंत्र की स्थापना पहले कर देनी है। LLDP लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, हमारे पास 3 तरह की नलियां हैं, एक है क्लास 2, एक है क्लास 1 और जेन टर्बोस्लिम। तीनों ही नली में कोई दिक्कत नहीं है। हर नली कम से कम 7 से 8 साल किसान को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उसका जब हमारा ड्रिप संयंत्र का काम हो जाए तो उसे हमें वाइंडर मशीन से लपेटकर रख देना चाहिए। हमें हमेशा अम्लीय उपचार करते रहना चाहिए जिससे कि कोई भी खार हमारे ड्रिपर में न जमे। इस तरह से हमें ड्रिप का प्रबंधन भी करना है। ड्रिप के साथ साथ क्या संयंत्र होते हैं, उसके साथ हमको फिल्टर्स लगाने। अगर हमारे पास कुएं का पानी है, कंजी काई ज्यादा आ रही है, उस परिस्थिति में हम डिस्क्रीन फिल्टर लगाते हैं। बहुत ज्यादा कंजी काई आ रही है तो हमें सैंड फिल्टर का उपयोग करना है। अगर नदी का पानी है, रेत ज्यादा आ रही है, जरूरत से ज्यादा रेत आ रही है, उस परिस्थिति में हम उसमें हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर या सैंड सेपरेटर लगाएंगे, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा हमारे कई वेबिनार के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा किसानों तक फिल्टर से जानकारी, रख रखाव की जानकारी सब हम समय समय पर किसानों को देते रहते हैं। ये हमारा पूरा ड्रिप का रेखांकन। ये हमारा कुआं, बाईपास वाल, हर जगह बाईपास नहीं लगाना, जहां पर कि पानी ज्यादा हो। हमारे पास ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर है, ड्रिप को कितना प्रेशर चाहिए, 2 किलो का प्रेशर चाहिए। अगर प्रेशर 5 से 6 किलो हो गया तो क्या होगा, हमारे सिस्टम फटने का डर है। ऐसी परिस्थिति में बाईपास वाल लगाते हैं, जिससे कि जो पानी है वो वापस स्रोत में आ जाता है। स्रोत कौन सा, कुआं या ट्यूबवेल। अब हम लगाते हैं हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, जिसमें कि पानी भंवर जैसा घूम करके नीचे आता है। उसके बाद हम सैंड फिल्टर लगाते हैं, अगर कंजी काई आ रही तो सैंड फिल्टर लगाते हैं। ये हमारी वेंचुरी है, जिससे हम घुलनशील खाद वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के द्वारा देते हैं। एयर रिलीज वाल है, जिससे कोई पानी की बूंद या एयर बबल ना हो, इसलिए एयर रिलीज वाल। ये सब मेन पाइप, इस तरीके से हमारा पूरी ड्रिप की संरचना। ये जो कपास की प्रजातियां, किसान भाई, पहले नॉन बीटी कपास था, उस समय हाइब्रिड 4, JKH1, JKH11 इस तरह की प्रजातियां थी। लेकिन जब बीटी आई, बीटी कपास क्यों आया, बैसिलस thuringiensis क्यों आया बीटी कपास, इसलिए आया कि पहले इल्ली का प्रकोप, कपास में इल्ली से आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद बीटी का पदार्पण हुआ 1998 में। फिर आया BG1 2002 में, BG2 आया, बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2, जिससे किसान का उत्पादन भी बढ़ा, इल्लियों का प्रकोप नहीं हुआ। लेकिन दूसरी समस्याएं भी आई, उन समस्याओं का निराकरण भी धीरे धीरे वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कपास में है कि प्रजातियां हमको कौन सी लेना है, कौन सी संकर प्रजाति लेना है, उनको कितने बाय कितने की दूरी पर लगाना है और उनका प्रबंधन कैसे करना है। ऐसी प्रजाति का जिसमें कि टहनियां अधिक हो और पत्तियां कम। पत्तियां तो होना चाहिए, क्योंकि पत्ती अगर नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होगी। लेकिन जितना ज्यादा उसके अंदर टहनियां होगी, उतना ही वो प्रजाति ज्यादा अच्छी मानी गई है। बुआई में अंतर कितना होना चाहिए, अब सबसे अच्छा जो अंतर है वो है 5/1.5, जिसमें 5000 पौध संख्या प्रति एकड़ होती है। इतने एकड़ के अंदर हमारा जो कपास है, अच्छे उत्पादन के लिए दूरी अच्छी होना, उसके बाद में हमें बका हुआ गोबर का खाद डालना अंतिम जुताई पर, उसके बाद में ड्रिप संयंत्र लगाना, और एक एक पौधे में कम से कम 60 से 80 डेंडू बॉल्स होना चाहिए। और एक एक बॉल का वजन कितना आना चाहिए, 6 से 8 ग्राम। मतलब एक पौधा 200 से 400 ग्राम के बीच में उसमें कपास या होना चाहिए। बुआई की विधि, अब किसान भाई तो ये जानते हैं कि बुआई कैसे करना है। चयनित किए हुए अंतर पर रस्सी से मार्किंग कर लेते, 5/2 के ऊपर 3, 4, 5, 3, 4, 5 मीटर से हम उसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। इनलाइन की नली बिछा देते हैं। नली बिछाने के बाद क्या करते हैं, मानसून पूर्व कपास जब लगाते हैं तो
15 से 30 मिनट तक पानी चलाना होता है। काकड़ा बो दिया, ज्यादा गहरा नहीं बोए, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोए, और उसे क्या करना है, गोबर की खाद के बारीक भूरे से उसको ढक देते हैं और उसमें एहतियात के तौर पर फिप्रोनिल दानेदार और उसमें बायोजाइम हम डाल देते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि के ऊपर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है और जमीन में कोई अगर रस्ट से कीट हुआ तो उसका नियंत्रण फिप्रोनिल दानेदार से हो जाता है। जल प्रबंधन का बहुत बड़ा महत्व है, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा जोर देना है कि जल प्रबंधन कपास में करना है, ड्रिप सिंचाई लगाना है। ये हमने बताया कि 1000 से 1200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा, उसके बाद इसको घटाकर 300 से 400 मिलीमीटर पानी ड्रिप सिंचन से हमको देना चाहिए। अगर हमने पानी का समायोजन नहीं किया तो इसका असर फूलों पे पड़ता है, कलियों पे पड़ता है, स्क्वायर के ऊपर पड़ता है, डेंडू के ऊपर पड़ता है, और अंत में जो परिणाम आते हैं वो ये होता है कि कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा घट जाता है। इतनी सस्ती तकनीक अपनाने के बाद भी जो हमको उत्पादन नहीं मिलता, उसका कारण यह है कि हम पानी का समायोजन सही तरीके से उसमें नमी देख करके नहीं करते। किसान भाई जब पानी दे देते हैं तो खेत में 5 घंटे के बाद, सबके पास टेंशियोमीटर तो नहीं है, तो वो क्या करे, जहां पर पानी दिया है वहां से मिट्टी का गोला उठाए, मिट्टी का गोला ऊपर से फेंके। अगर गोला बिखर गया तो पानी बराबर है, गोला नहीं बन रहा तो पानी देना है। अगर गोला ऐसे ही गिर गया तो हम बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं, उसे हमें थोड़ा सा जो अनुशंसा की गई है वही पानी हमको उससे देना है। पूर्व मानसून कपास का ये समय चक्र है, कैसे पानी देना। अब किसान भाई हमने पहले भी ये बात की थी कि हमको नमी देख करके पानी देना। जब काकड़ो उकई के बाहर आ गया तो उसके बाद में हमें पानी का समायोजन, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन करके ही पानी देना। मई महीने में, जून महीने में, जुलाई महीने में आप देखेंगे सबसे ज्यादा पानी जो है कपास को अक्टूबर महीने में लगता है। क्यों लगता है? उस समय उसमें उसकी क्रांतिक अवस्थाएं शुरू हो जाती है, फूल शुरू हो जाता है, स्क्वायर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, डेंडू निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में कपास को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पूर्व निमाड़ में जब मैं किसानों के यहाँ जाता था तो वहां किसान बोलते थे, साहब हमने अपना ड्रिप तो लगायो लेकिन काकड़ा उगता बाद में उक्को निकाल के मिर्ची में डाल दे। मैंने कहा वाह भैया, तो असो काम चले, तो तम तो मिर्ची में भी ना अधूरे रिजल्ट है, कपास में भी नहीं आया। तो ऐसे में हम आंकलन कैसे लगाओगे कि हमारा कपास से ड्रिप से उत्पादन अच्छा होगा? या तो ड्रिप कपास में लगाओ या उसको मिर्च में लगाओ। अगर कपास में आप ड्रिप लगाते हो तो उसमें आपको शुरुआत से लेकर के आखिरी तक रोज पानी देना है। यह भी बताया गया कि कपास में जो पानी है, अगर बारिश भी हो रही है तो 5 से 7 मिनट ड्रिप संयंत्र चलाना चाहिए। घुलनशील खाद देना चाहिए। कौन सी घुलनशील खाद कब देना है ये हम आगे बात करेंगे। पानी ड्रिप से रोज देना है, नमी देख करके देना है, ये काम हमें रोज करना है। ऐसे हमने किसानों को शिक्षित भी किया। वो किसान जब समझ गए तो वो किसान फिर या तो ड्रिप कपास में लगाते थे या उसको मिर्च में लगाते, क्योंकि ये दोनों ही निमाड़ अंचल की सबसे मुख्य फसल है, कपास और मिर्च। मध्य प्रदेश में कपास छिंदवाड़ा जिले में भी होता है, सोनसर में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कपास का क्षेत्र है वो हमारे खरगोन, थार और बड़वानी जिले में है, जहां का किसान बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत ज्यादा समझदार है। जो हम उनको तकनीक बताते हैं उस तकनीक को किसान अपना, रमेश पेमा जी सरपंच, रमेश पेमा जी रेगुन वाले, हमारे कुमावत जी करी वाले, हमारे श्याम जाट बगुट वाले, ऐसे मेरे बहुत से किसान हैं जो कि हमारी जैन ड्रिप सिंचाई अपनाते हैं और पूरा सस्ती तकनीक अपनाते। इसमें हम अगर मौसम की विषम परिस्थितियां जैसे पिछले साल हुई उससे किसान कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी तरफ से हमको सारे तकनीकों को अपनाना चाहिए। अब जैन ड्रिप सिंचाई से फायदे क्या हैं? उत्पादन में वृद्धि होती है, पानी की बचत है। पानी कहां बचता है? पानी की बचत का मतलब क्या है? पानी कंज्यूम टू यूज ऑफ वाटर हम बोलते हैं कि पानी का सही सदुपयोग क्या हो रहा है, नमी क्षेत्र बना करके हर पौधों के भागों में पानी जा रहा है, उसको हम पानी की बचत बोलते हैं। पानी की बचत और खाद की बचत,
जहां हमको 5 बोरी लग रही वहीं हम ड्रिप सिंचाई से 2 बोरी में हमारा काम होता है। ऐसी पानी का भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि बराफ की स्थिति को बनाते हुए अगर हमारे फूल कम गिर रहे हैं, ढेड़ू अच्छे आ रहे हैं, वृद्धि अच्छी हो रही है और जमीन में हमेशा मिट्टी भुरभुरी है, तो इसका मतलब यह है कि हम जो ड्रिप सिंचाई अपना रहे हैं उससे पौधों में फायदा या उसका नुकसान नहीं है और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन आना चाहिए। तभी हमारे ड्रिप सिंचन पद्धति से फायदे का सही सदुपयोग होगा। जब हमने पानी की बात की तब हम बात करेंगे पोषण की। 125, 60, 70 प्रति हेक्टेयर का ये अनुशंसा की गई है। इसमें जो मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, ये सूक्ष्म पोषक तत्व। अब हमको जो शुरू में हमने खाद दी है, आखिरी बखरनी में हमने गोबर का खाद दिया, 100 से 200 किलो नीम खली दिया। उसके बाद में बेसल डोज में हम 10-26-26 मैग्नीशियम सल्फेट, जस्ता, जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक की कमी है हमारे जमीन में, तो कम से कम 20 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से हमने जिंक सल्फेट दिया। जो घुलनशील खाद है, अब देखिए पानी में जो घुल जाते हैं, चिलेटेड फॉर्म में जो खाद है, वो हमको नियम से उगने के, कपास उगने के 10वें दिन से लगा के 22 दिन तक, 23 दिन से 60 दिन, 61 से 100 दिन और 125 दिन, आखिरी तक, जब तक कि पहली उसकी चुनाई नहीं होती है, पिकिंग नहीं होती है, तब तक हमको खाद देना है। अगर हम जड़ी का कपास ले रहे हैं, किसान कई बार क्या करता है, जड़ी का कपास लेता है, जैसे एक पिकिंग हो गई तो सेकंड पिकिंग में उसको आखिरी वाला जो शेड्यूल है वो अपनाना चाहिए। कहीं किसान के पास पानी होता है तो कपास के बाद वो एक ही पिकिंग के बाद गेहूं लेता है, लेकिन कुछ एक किसान है जो कि कपास लगा देते हैं, उसके बाद 2 पिकिंग करते हैं, उस समय भी हमें खाद का समायोजन बना के रखना है। शुरुआत में हमने नाइट्रोजन ज्यादा दिया, उसके बाद में हमने फास्फोरस और आखिरी में पोटैश। पोटैश क्यों डाल रहे हैं हम? पोटैश एक ऐसा मुख्य पोषक तत्व है जो कि वजन, चमक, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता और उसमें बीमारी को सहने की क्षमता को बढ़ाता है। फास्फोरस उसकी मजबूती देता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसमें से 2 तत्व कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम की कमी होती है तो स्क्वायर गिरने लगते हैं, तब हमें कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए। मैग्नीशियम कपास का सबसे मुख्य द्वितीय पोषक तत्व है, क्योंकि खरीफ में हम लगाते हैं, इस समय मौसम कसा हुआ रहता है, कपास में लालीपन आता है, इससे हमको उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव भी करना चाहिए और मैग्नीशियम सल्फेट हमको ड्रिप सिंचाई से ही दे सकते हैं। 5 किलो प्रति एकड़ के मान से मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। 19-19-19 एनपीके है, 052-34 पोटेशियम फास्फेट, 13-045 पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरह की जो खादें हैं वो हमको 7 या 10 दिन से लगा के 125 दिन तक फर्टिगेशन, मतलब घुलनशील खाद ड्रिप सिंचाई के द्वारा, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। कई हमारे जो किसान हैं सेंधवा तरफ के, उनको जब जाके हम ये चीज समझाते हैं तो उनको बहुत सरल भाषा में कि जो खाद हम टपक सिंचाई से दे उसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं, तो उन्हें समझा समझा के हमको ये चीज बताना पड़ती है और इसको करते भी हैं और करने के बाद उनको उत्पादन भी मिलता है। परंपरागत उपयोग खादों का उपयोग जो है वो भी हमने आपको बताया था कि बेसल डोज में हमको ये खादें देनी चाहिए। घुलनशील खाद, कभी कभी क्या होता है फर्टिगेशन करने में असमर्थ हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम परनी छिड़काव भी कर सकते हैं, जैसे 19-19-19 है वो हम वृद्धि अवस्था में देंगे। पोटेशियम फास्फेट, जब फूल आएंगे, डेनुको की फास्फोरस है तो फूलों को बढ़ाएगा, उसमें पोटाश है तो चमक लाएगा, वजन लाएगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। और पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसका 2 बार हम छिड़काव करते हैं। हार्मोन्स का छिड़काव, वैसे तो जब हम पूर्व मानसून कपास लगा रहे हैं तो उसमें फूल का झड़ना कम होता है, डेंडू कम गिरते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम प्लानोफिक्स अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड ये 3 से 5 मिली 15 लीटर पानी में लेके छिड़काव करें। कभी कभी कपास की वृद्धि बहुत हो जाती है, उस परिस्थिति में मेटिमेक्स क्लोराइड जो है, जैसे चमत्कार है या लिहोसिन है,
ये हम उसमें उसका छिड़काव करेंगे तो कपास की जो ज्यादा वृद्धि, ओवर ग्रोथ जो कपास कर गया है वो उसमें नहीं होगी। कीट एवं व्याधियां, अब कपास में पहले इल्ली का प्रकोप आता था, लेकिन अभी पिछले 2 साल से इल्ली का प्रकोप, हरी इल्ली का तो नहीं हुआ, लेकिन गुलाबी इल्ली कपास में पाई गई, जो कि बंद फूल के अंदर रहती है, वहीं पर वो अंडे देती है, वहीं पर वो इल्ली निकलती है तितली से, और उसके लिए उसका नियंत्रण या उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। कपास में रस चूसक कीट के रूप में सफेद मच्छर, हरा मच्छर या जैसिड, और सफेद मच्छर व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स बहुत कम आती है। लेकिन ये जो दो है, हरा मच्छर और सफेद मच्छर, इसके कारण कपास में वायरस फैलने की समस्या, क्योंकि यही उसका वेक्टर है। इसलिए हरे मच्छर को, सफेद मच्छर को नियंत्रित करने के लिए हमें एजाडायरेक्टिन का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में उसमें हमें क्या करना है, रासायनिक दवाइयां सबसे आखिरी में उसका उपयोग करना। हर 15 दिन में एक बार कपास में एजाडायरेक्टिन का छिड़काव करना चाहिए। कपास में गुलाबी सेंडू के लिए, उसको गुलाबी जो सुंडी है उसके लिए हमें उसको चुन करके चुनना है, उसकी मॉनिटरिंग करना है, उसको टालना है, और उसमें फिर हम ट्राइकोग्रामा, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, और जो रासायनिक दवा का हम छिड़काव करेंगे उसमें एवामेक्टिन बेंजोएट है, एंडोक्सिकार्ब है, इस तरह की जो दवाइयां हैं, क्लोरोपाइरिफॉस है, केनाल्फास है, इस तरह की जो दवाइयां हैं वो हम संतुलित रूप से उपयोग करें। जेन गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अच्छी शस्त्र तकनीक को अपनाते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, हवा की दिशा में जाते हुए हम छिड़काव करेंगे। सुबह या शाम को हमको छिड़काव करना है, कभी भी दिन में छिड़काव नहीं करना है। ड्रिप सिंचाई का पानी भी हमें सुबह या शाम को ही देना है, दोपहर में नहीं देना है। दवाई का छिड़काव भी सुबह या शाम को ही करना है। मास्क पहन के करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रख के करना है। ये सब काम हमको जब हम करेंगे तो हम अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएंगे, और हम जो दवाई है उसको जब हम दवाई डालते हैं तो उसे हम अंग्रेजी के 8 अक्षर में हम पंप को घुमाएंगे, जिससे कि दवा नीचे भी लगे और ऊपर भी लगे। इस तरह के छिड़काव हमको करना है। छिड़काव करने का तरीका, कितनी मात्रा हमको लेनी है, पानी ज्यादा से ज्यादा लेना, कम से कम हमें 8 टंकी और अधिक से अधिक 10 से 12 टंकी डालना चाहिए। जितना पानी हम ज्यादा डालेंगे उतना दवाई का असर जल्दी से जल्दी उस कीट के ऊपर होगा, जिसको हम फेरोमोन ट्रैप लगाएं खेती आसपास। उत्पादन, अभी हमने जो उत्पादन बताया, अगर हम सही तकनीक अपनाएं तो जैन ड्रिप सिंचाई पद्धति से 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, एक जगह मैं माफी चाहता हूं कि जहां पर कुछ एकड़ हो गया है, लेकिन वो हेक्टर है, ये कभी ऐसा एक अनुभव है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जो उत्पादन है वो हम हेक्टर में, जो भी उत्पादन आएगा हमारा हेक्टर में आता है। हमारे किसान भी बहुत मेहनत करते हैं, और आने वाले भविष्य में भी वो सस्य तकनीक अपनाकर कपास का अच्छे से अच्छा उत्पादन लेंगे। मौसम की विषम परिस्थितियों को छोड़कर अगर किसान प्रयास करता रहे तो निश्चित रूप से ऐसी नकदी फसल का एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन जैन ड्रिप सिंचाई लगाकर, फर्टिगेशन करके, बीज उपचारित करके, सही तरीके की प्रजाति का चुनाव करके, कीट एवं समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन अपनाकर कर सकता है। कपास की उत्तम वृद्धि के लिए 19-19-19 052-34-13-045 का छिड़काव करें। जमीन की गहरी जुताई करें। अवशेष खेत से बाहर निकालें, जब पिछली फसल के जो अवशेष है उन्हें निकाल के जला दें। भिंडी इस परिवार की फसल है, उसे न लगाएं। कीट एवं रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें। बीजों को उपचार के बाद लगाएं। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए जैसे इमिडियाक्लोप्रिड है, उसका उपयोग करें। गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफॉस लगाएं। उसके बाद न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ट्राइकोग्रामा, ट्राइसोपरलाक्रेनिया, सफेद मच्छर के लिए जो परजीवी है वो छोड़ें। और हमें इस तरीके से समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन को अपनाना है। लेकिन सबसे ज्यादा कपास में ये तो है ही फसल सुरक्षा, साथ साथ हमें ड्रिप सिंचाई पद्धति संयंत्र लगाना है, कितनी दूरी पर लगाना है, कैसे पानी देना है, कैसे खाद देना है, इसका हमको नियमित रूप से ध्यान रखना है। किसान भाई,
ये तो थी कपास की शुरुआत से लेकर के आखिरी तक की सस्य तकनीक को अपनाकर किस प्रकार से हम उत्पादन प्राप्त करें। और आप सभी मध्य प्रदेश के जो मेरे कृषक हैं, उनके लिए कुछ हमने दूरभाष नंबर दे रखे हैं हमारे इंजीनियर्स के, उनको आप संपर्क करें। हमारे धार जिले में हमारा काम बाकानेर, मनावर, ये जो हमारे जो धार डिस्ट्रिक्ट के जो ये तहसील हैं, यहाँ पर भी हमारा अच्छा काम हो रहा है और आने वाले वर्षों में हम इसको और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको किसी भी तरह की समस्या फसल में हो, व्याधि से संबंधित, ड्रिप सिंचाई से संबंधित, पोषण से संबंधित, तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि तकनीक को अपनाएं, अच्छा उत्पादन लें, खुश रहें और अपने आप को इस महामारी के प्रकोप से हमेशा बचा करके सुरक्षित रखें। और सुरक्षा का ध्यान रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, मास्क पहनकर और घर में आने के बाद अपने आप को साफ सुथरा रखें। और इन शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों को आने वाले खरीफ मौसम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मानसून बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वेबिनार को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।